शुक्रिया पुनीत। तो इस समय आप देख रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में एक सियासी संग्राम जो चल रहा है, उसको लेकर जो हालात समझ में आ रहा है। कुछ जगह खराब है वोटिंग के दौरान और उन जगहों पर अक्सर होते भी रहे हैं जितने भी चुनाव हुए हैं उन सब में। कुछ जगह बहुत अच्छा मतदान का परसेंटेज है, वहां से किसी तरह की कोई अप्रिय जो खबरें हैं वो नहीं आ रही। पुनीत ने आपको बताया भी कि वॉर रूम बना लिया गया है। यहाँ बीजेपी के वॉर रूम में शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद भी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। पीसीसी में कमलनाथ अभी इस वक्त वॉर रूम में ही बैठे हुए हैं, उनके साथ दिग्विजय सिंह भी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। तो नजर रखी जा रही है चारों तरफ। मैं जल्दी से आपको 4 बजे का वोटिंग परसेंटेज इसलिए भी बता दूं कि जिन 28 सीटों पर 355 उम्मीदवारों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है, जिनमें 12 मंत्री भी शामिल हैं, वो वहां हालात क्या हैं। यानी 4 बजे तक का लगभग 57% पोलिंग जो है वो हुआ। 5 बज चुका है, अभी थोड़ी देर बाद फिर चुनाव आयोग जो है वो आंकड़े जारी करेगा। लेकिन हर बार ये हम देखते रहे हैं कि बदनावर एक ऐसी जगह है, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, जहां से जीते थे और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। पिछली बार भी वहां वोटिंग का परसेंटेज सब बहुत अच्छा था, सबसे अच्छा था। इस बार भी वहां बहुत अच्छा है। ब्यावरा में है, सुवासरा में है। जो थोड़ी सी दिक्कत वाली जगह है वो मुरैना जिले की है, अंबा में कम है परसेंटेज जो मैं देख पा रहा हूं। सुमावली में भी थोड़ा कम है, भांडेर में ठीक हुआ है मतदान। तो कुल मिलाकर इस तरह के हालात हैं, क्योंकि ये चुनाव वैसे भी आम चुनाव नहीं है। आम से आशय मेरा वो वाला इलेक्शन नहीं, बल्कि बेहद खास चुनाव है। उपचुनाव होने के बाद भी बेहद खास है। हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए, वो भी ग्वालियर चंबल इलाके में। जितेंद्र, क्या सूरत हाल है, मैं चाहूंगा कि अपने दर्शकों के लिए आप बताएं। चल रहा है। कुछ एक स्थानों पर मशीनें जरूर खराब हुई थी, जिन्हें कुछ समय के बाद सुधार दिया गया, रिपेयर कर दिया गया। अगर बात करें तो दोनों ही जो प्रत्याशी हैं, चाहे इमरती देवी हो या सुरेश राजे, दोनों लगातार मतदान के लिए लोगों से संपर्क कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। अब 1 घंटे का जो समय बचा हुआ है, हमारी अभी इमरती देवी से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा वक्त है तो हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे, मगर लगातार लोगों के संपर्क में, लोगों को घरों से बाहर निकाल रहे हैं। और कह सकते हैं यहाँ पर 50% के लगभग मतदान हो चुका है और आगे और बढ़ने की संभावना है। तो कह सकते हैं कि मतदान अभी और गति पकड़ेगा। एक बार और हम अपने दूसरे सहयोगी का रुख करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जो सीट हैं वो मालवा में भी हैं। अरुण त्रिवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। सावेर भी सबसे चर्चित की वजह मैं बता रहा हूं। चर्चित की वजह यह है कि उन्हें तुलसी सिलावट को ज्योतिरादित्य सिंधिया का सबसे खास माना जाता है और उनके नाम की सरनेम को उल्टा पुल्टा करके कांग्रेस ने एक कैंपेन चलाया कि मिलावट राम कहने लगे थे उन्हें। और कितना चला ये जादू या क्या हुआ, वहां भी बहुत अच्छे मैं देख रहा हूं फिगर नहीं दिख रहे हैं अरुण। हालांकि 63.74% 4 बजे तक का वोटिंग यानी ठीक ठाक है। क्या हालात हैं, किस तरह क्या की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वहां? बिल्कुल, मैं आपको थोड़ा सुधारना चाहूँगा। 3 बजे तक का जो फिगर था वो 63% से ज़्यादा था और अभी का अगर बात की जाए तो 75% से ज़्यादा मतदान हो चुका है। पिछली बार इसी सीट पर 80% मतदान हुआ था। इस बार माना जा रहा है कि 80 से 85 के बीच मतदान होगा। पिछले साल का रिकॉर्ड टूटेगा। बड़ी संख्या में मतदाताओं ने मतदान किया है। अगर 380 बूथ यहाँ पर है, उसमें से एक बूथ जो इंडेक्स मेडिकल कॉलेज था वहाँ पर एक फर्जी वोटर पकड़ाया गया है। उस घटना को छोड़ दिया जाए तो सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। और ये जो खजूरिया गांव है वहाँ के मतदान केंद्र पर आप देख सकते हैं वहाँ का नज़ारा कि यहाँ पर अभी भी लोग मत डालकर निकल रहे हैं। और अब हालांकि कम संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। 6 बजे तक मतदान का समय है, इसलिए लोगों की भीड़ भी अभी बूथ पर दिखाई दे रही है, मतदान केंद्रों पर दिखाई दे रही है। और 6 बजे जब ये मतदान खत्म होगा तब कैसा कहा जा रहा है कि 85% तक मतदान होगा। और ये बहुत अच्छा माना जाएगा क्योंकि तमाम प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा मतदान के किए जा रहे थे। और मुद्दों की बात की जाए तो तमाम मुद्दे यहाँ पर रहे, खासतौर से किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी का मुद्दा और अगर बिकाऊ टिकाऊ का मुद्दा भी यहाँ पर खासा चर्चित रहा। यहाँ के जो मतदाता हैं उनसे भी हम जानेंगे कि आप लोग वोट डाल के आए, क्या दिमाग में रहा आपके? जी, हमारे दिमाग में तो रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा उसके विकास से प्रभावित है। उसके जी आप बताइए, आप जो संकल्प पत्र थे, वचन पत्र थे कांग्रेस बीजेपी के, वो आप तक पहुँचे? हाँ पहुँचे थे ना। क्या था उसमें? अलग अलग मुद्दे थे दोनों पार्टियों के।
क्या था उसमें उपचुनाव को लेकर जो उन्होंने जारी किए थे? हाँ, जैसे कि बिजली पानी की सुविधा अच्छी करेंगे, नर्मदा। क्या था आपको पता है? किसान कर्ज माफी का जो वादा खिलाफी की है कांग्रेस ने, उसके खिलाफ जनता तो वोट। देखिए जो वचन पत्र था, फिर आऊंगा अरुण आपके पास और उनसे कहिए कि मास्क लगा के रखें, क्योंकि इतनी सारी एहतियात करके रखी हुई है। चुनाव आयोग ने भी बहुत सारे इंतजाम किए हैं कोरोना को लेकर, तो ये उम्मीद वोटरों से भी होनी चाहिए कि वो मास्क लगा कर रखेंगे। आऊंगा आपके पास, हमारे सहयोगी अनुराग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार सूरत हाल वहां भी लेते हैं। अनुराग, आप किस इलाके में हैं और कैसा माहौल है? वोटिंग का परसेंटेज क्या है और कोई अप्रिय घटना की खबर तो नहीं है जहां पर आप हैं वहां? देखिए प्रवीण जी, इस समय हम जोरा विधानसभा सीट पर मौजूद हैं और अब यहाँ पर अंतिम चरण की वोटिंग की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि सुबह जिस तरीके से सुस्त गति के साथ वोटिंग शुरू हुई थी, दिन चढ़ने के साथ उसमें रफ्तार आई। और मुरैना की यदि 5 विधानसभा सीट की बात करें तो सोमावली और अंबा, मुरैना, ये 3 विधानसभा सीटों को छोड़कर बाकी। जी बिल्कुल, जी अपना सवाल दोहराएं। अनुराग, मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी क्या हाल है, परसेंटेज क्या था? कुछ शायद तकनीकी दिक्कत थी, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पाई। अनुराग, प्रवीण जी, इस समय हम मुरैना की जोरा विधानसभा सीट पर मौजूद हैं। यहाँ पर सुबह मतदान की प्रक्रिया धीमी थी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे दिन चढ़ा रफ्तार भी तेज होती गई। और यहाँ पर जिस पोलिंग बूथ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर 67% वोटिंग हो चुकी है अभी तक, और अभी भी कुछ समय बाकी है। और लगातार लोगों के आने का सिलसिला यहाँ पर पोलिंग बूथ पर लगातार जारी है, लोग आ रहे हैं। हालांकि संख्या अब कम हो गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुरैना में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। और यदि बात करें तो सोमावली में सबसे कम वोटिंग रही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ हिंसा की खबरें निकल कर आई थी। काशीपुरा इलाका हो या फिर जो जोरी गांव हो, ऐसे करीब आधा दर्जन इलाकों पर फायरिंग की खबर निकल कर आई थी। कुछ जगह पर एक व्यक्ति घायल हुआ है, कुछ को हिरासत में भी लिया गया है। हालांकि अब बताया जा रहा है कि माहौल पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है। इसी तरीके से दिमनी से भी कुछ तोड़फोड़ की खबरें निकल कर आई थी। हालांकि वहां पर वोटिंग का परसेंट काफी अच्छा जा रहा है। अंबा सीट पर भी वोटिंग का प्रतिशत थोड़ा सा धीमा जरूर है। मुरैना में भी पिछली बार 60% के करीब वोटिंग हुई थी, अभी भी बताया जा रहा है कि 55% के करीब वहां पर वोटिंग हो चुकी है। हालांकि धीमी गति जरूर है, लेकिन अभी करीब 1 घंटे का समय बाकी है। और उसके बाद ये वोटिंग प्रतिशत कितना जाएगा, इसके सही आंकड़े निकल कर आएंगे। लेकिन सोमावली सीट पर आज सबसे ज्यादा खबरें निकल कर आई। वहां पर तकरीबन आधा दर्जन जगह पर हिंसा होने की खबर आई, फायरिंग होने की खबर आई। और खुद हमारे जो मुरैना के संवाददाता हैं दुष्यंत, उनके ऊपर भी हमला करने की कोशिश की गई। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब हमने जिला प्रशासन से प्रतिक्रिया लेना चाही तो उन्होंने कहा ये आपसी विवाद का कारण था, उपचुनाव को लेकर कहीं कोई फायरिंग नहीं हुई है। और जहां से जो शिकायत निकल कर आ रही है वहां पर तत्काल पुलिस बल को तैनात किया जा रहा है। देते रहते, आपको याद होगा उसी इलाके में जब अटेर बाई इलेक्शन हुआ था अनुराग, तब भी ऐसे हालात बने थे। अटेर के उपचुनाव के दौरान वहां पर ये इस तरह के हालात बन जाते। मैं कह रहा हूं कि कितना बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट उतारे थे, आपको लग रहा है? मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा और ये उम्मीद भी नहीं करूंगा कि इस वक्त बताया जाए कि उनके कितने वोटर रहे होंगे, लेकिन फिर भी क्या जो उनका वोट बैंक है वो निकला बाहर? बिल्कुल, देखिए 3 सीटें हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है, अंबा, मुरैना और इसके अलावा दिमनी विधानसभा सीट पर। कुछ विधानसभा सीटें ऐसी भी हैं जहां पर निर्दलीय भी दमखम लगाने का काम कर रहे हैं। उनमें से दिमनी विधानसभा सीट एक हो सकती है। कुल मिलाकर यहां पर बीएसपी ने जिस तरीके से 2018 के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया था, कुछ सीटों पर दूसरे या तीसरे नंबर पर बीएसपी रही थी, इस बार के उपचुनाव में भी पूरा दम लगाने की कोशिश बीएसपी करती हुई नजर आई है। मुरैना सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। राकेश मावाई, रघुराज कंसाना के अलावा राम प्रकाश राजौरिया भी यहां से दम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी तरीके का हाल तकरीबन सभी सीटों पर है। तो बीएसपी ने भी पूरा दम लगाने की कोशिश यहां पर की है। लेकिन अंबा में भी एक निर्दलीय थे ना, जो जिनके लिए कहा जाता है कि नरेंद्र तोमर थोड़े करीबी होते थे वो।
अभिषेक छारी उनका नाम है और दिमनी विधानसभा सीट से वो दम लगाने का काम कर रहे हैं। कभी वो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के करीबी माने जाते थे और सबसे बड़ी बात ये भी है कि इस बार यदि त्रिकोणीय मुकाबला उस सीट पर है तो बीजेपी कांग्रेस के अलावा जो निर्दलीय विधायक है अभिषेक छारी वो पूरा दम लगाने का काम कर रहे हैं। तो कितने वोट वो काट पाते हैं, किसका खेल बिगाड़ पाते हैं या फिर वाकई में वो खुद जो है सीट में आगे बढ़त अपनी हासिल करते हैं, ये देखना होगा। ठीक है, एक बार जितेंद्र का रुख करते हैं। जितेंद्र, ये एक जो बड़ी बात है, मैं तीनों अपने सहयोगियों से पूछूंगा, वो ये है कि ये असामान्य है चुनाव एक तरह का, क्योंकि कोरोना के जो काल है उसमें हो रहे हैं चुनाव, बहुत सारी गाइडलाइन बनाई गई है। अमूमन जो ग्रामीण जो वोटर है वो थोड़ा परहेज करता है, थर्मल स्कैनिंग, इस तरह की हाथ सैनिटाइज करना, तो क्या कुछ इससे फर्क पड़ा या फिर बेखौफ होके आ रहे हैं लोग कि हाँ हमारा मताधिकार बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है और हम इसका इस्तेमाल करेंगे? जितेंद्र। हाँ बिल्कुल प्रवीण जी, आपने सही कहा क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं शिक्षित नहीं है, तो सबसे ज्यादा दिक्कत लोगों को समझाने में हो रही है कि मास्क को पहनना है, साथ ही सैनिटाइज करना है, ग्लव्स पहनना है और साथ ही उनका जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, वो नापना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं उससे लोग परहेज करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि महिलाएं ज्यादातर घूंघट में रहती हैं, वो अपना घूंघट नहीं हटा पा रही हैं और इन सारी दिक्कतों का चुनाव आयोग के जो अधिकारी उन्हें सामना करना पड़ रहा है। लोगों को पहले ट्रेनिंग नहीं दी गई, तो कह सकते हैं कि लगातार जो लोग हैं वो अभी उन्हें काफी चीजों से जूझना पड़ेगा और कह सकते हैं इसका असर कहीं ना कहीं मतदान में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, एक बार अरुण के पास यही सवाल लेके चलेंगे। अरुण, आपके यहाँ बम्पर वोटिंग की खबर आ रही, जितना इलाका आपकी टेरिटरी में आता है उस सब जगह पे बदनावर भी उसी तरह के हालात है कि अच्छी वोटिंग हो रही है, तो यानी यहाँ लोगों को ऐसे मोबिलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ रही क्या पॉलिटिकल पार्टी को? लोग अपने खुद से ही निकल रहे हैं कि हाँ उन्हें पता है कि उनकी जिम्मेदारी इस लोकतंत्र के यज्ञ में है क्या? दरअसल अरुण, बिल्कुल, देखिए वो लोग जो वोटर हैं वो अपने वोट की कीमत जानते हैं, शायद इसलिए वो घरों से ज्यादा संख्या में निकल रहे हैं। कोरोना का काल चल रहा है, फिर भी 4 सदस्यीय मेडिकल की टीम हर बूथ पर मौजूद है। आशा कार्यकर्ता उनका पहले टेम्परेचर ले रही हैं, उनके बाद उनको ग्लव्स दिए जा रहे हैं और उनको मास्क भी दिए जा रहे हैं, हाथ भी सैनिटाइज किए जा रहे हैं, जिससे कि किसी तरह की किसी को शंका न रहे कोरोना को लेकर। तो ये तमाम एहतियात मतदान केंद्रों पर बरते जा रहे हैं और यही वजह है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ मतदान करने पहुँच रहे हैं और बेझिझक वो यहाँ पर मतदान कर रहे हैं कि उन्हें कोरोना की जिस तरह का कोरोना की गाइडलाइन का पालन यहाँ पर कराया जा रहा है, उसे देखकर यही लग रहा है कि जो लोग हैं वो अब कोरोना से नहीं डर रहे हैं, वो मतदान केंद्रों तक वो पहुंच भी रहे हैं। यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर और आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैं अक्सर ये बात कही जाती है और एक बहुत अच्छी तस्वीर मैं इसे कहूंगा कि कोई भी पार्टी जीते, ये तस्वीरें बहुत अच्छा जो अंदाज है, लोकतंत्र की खूबसूरती है उसे प्रकट करती हैं। कितने जागरूक वोटर हैं, लाइन में खड़े हुए हैं अभी भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। गुना का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ वहां मौजूद है। मनोज, क्या हाल है वहां के और कौन आपके साथ कौन मेहमान खड़े हुए हैं? जी बिल्कुल प्रवीण जी, जो बमोरी विधानसभा है वहाँ पर पूरा कवरेज करने के बाद न्यूज़ 18 की टीम इस समय ब्यावरा सीट में आ चुकी है और यहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो रिकॉर्ड तोड़ हुआ है, क्योंकि पिछली बार की जो जानकारी मिली है उसके अनुसार करीब 80% वोटिंग हुआ था, लेकिन अब ये आंकड़ा 80 से आगे बढ़ गया है, करीब 81% जो है अभी तक वोटिंग हो चुकी है, जबकि अभी भी समय बाकी है। और यदि बात करें ग्रामीण पोलिंग बूथ की, क्योंकि ब्यावरा की ये गंगा होनी जो पोलिंग बूथ है यहाँ पर, वहाँ पर मैं खड़ा हूँ और मेरे साथ बीजेपी के प्रत्याशी नारायण सिंह पवार हैं मौजूद हैं। हालांकि उनका विरोध जब टिकट वितरण हुआ था उस दौरान जमकर विरोध हुआ था, बीजेपी मुख्यालय का घेराव भी किया था। उन्हीं से बात करेंगे। सर, काफ़ी मुश्किल से टिकट मिला था आपको? जी नहीं, बहुत आसानी से टिकट मिला मुझे। मांगने वाले अपनी बात कर रहे थे, मेरे टिकट मुश्किल कैसे था? मेरा टिकट कभी मुश्किल नहीं रहा, मुझे पार्टी बुला के टिकट देती है। वोटिंग परसेंटेज बम्पर हुआ है यहाँ पे ब्यावरा सीट पे, तो क्या उम्मीद है आपको? भारतीय जनता पार्टी भारी बहुत जीतेगी, भारी मतों से भारतीय पार्टी जीतेगी, इस बात का लक्षण है। क्योंकि ब्यावरा की जनता कभी एक प्रत्याशी को नहीं चुनती, हर बार वो अपना नेता बदल देती है। पहले बीजेपी थी, फिर कांग्रेस आई, इस नाते मेरी पारी है। पिछली बार कांग्रेस थी, इस बार मेरी बारी भाजपा की।
काफी बड़े बड़े मुद्दे ब्यावरा सीट पर हैं। यदि बात करें विधानसभा क्षेत्र में, रोजगार का मुद्दा है, कई बड़े उद्योग यहाँ पर नहीं आ पाए। हालांकि कोशिश हर बार की गई, जनता से वादे किए, लेकिन वो वादे जो है पूरे नहीं हो पाए। देखिए, बेरोजगारी का ऐसा सवाल है, वो देशव्यापी मामला है। वो सारी चीज़ें केवल ब्यावरा जुड़ी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ढांचागत विकास का मामला है, निश्चित रूप से हम पिछड़े हुए हैं इसमें। उसका कारण हम नहीं, हमारी पिछली सरकारें थी। कांग्रेस के ज़माने में कभी भी यहाँ ढांचागत विकास नहीं हुआ है। उद्योगों को जाल बिछाने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए, बिजली, पानी, सड़क, भूमि कांग्रेस ने कभी चिन्हित नहीं। हमने, हमारी सरकार ने 1000 हेक्टेयर लैंड बैंक ब्यावरा में बनाया है, रिजर्व है। पानी के लिए बड़े बड़े डैम बनाए। आज हमारे पास पर्याप्त पानी का भंडार है। सड़कें हमारी सभी 4 लेन हो चुकी है। ब्यावरा शहर के आसपास चारों तरफ 4 लेन सड़कें हैं। एक चीज 2018 के चुनाव में ठीक है, आऊंगा मनोज आपके पास। ये एक ऐसी सीट में मनोज खड़े हुए हैं जो दल बदल से प्रभावित वाली नहीं है। एक बार अनुराग का रुख कर रहे थे। अनुराग, बहुत सारी रैलियां की, तमाम बड़े बड़े नेताओं ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तमाम लोगों ने उसी इलाके में ज्यादा फोकस किया। बहुत मुद्दे उछाले गए, बहुत सारी बातें हुई। आपको क्या लगता है कि वोटर उनसे प्रभावित हुआ या फिर वो मन बना के निकला था कि वोट करना ही है? वो बहुत ज्यादा इन मुद्दों, इन भाषणों, इन आरोपों से इफेक्टेड हुआ है वोटर, आपको लगता है? देखिए, जिस तरीके से उपचुनाव के प्रचार में बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने जिस तरीके के बयान बाजी की है, जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाए, उसके बाद यहाँ की जनता थोड़ी कंफ्यूज जरूर हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुरैना या भिंड या चंबल संभाग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुद्दों की भरमार है। चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, पीने के पानी की यहाँ पर दिक्कत है, और रोजगार जो है वो सबसे बड़ी समस्या है। ये तमाम तरह के मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता ने विचार किया, क्योंकि लगातार हम यहाँ पर घूमे थे। हमने लोगों से राय भी जानी थी कि इस बार के उपचुनाव में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो उनको प्रभावित करने का काम करते हैं। तो एक बड़ी संख्या में जो प्रतिक्रिया निकल कर आई थी वो रोजगार के मुद्दे को लेकर आई थी। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी लोगों ने कहा था कि यहाँ पर अस्पताल, और जो अस्पताल हैं वहां पर स्टाफ या डॉक्टरों की जो कमी है उसको पूरा किया जाना चाहिए। स्कूल और कॉलेज को लेकर जो समस्याएं, उसको लेकर भी सवाल यहाँ पर खड़े किए थे। लेकिन जिस तरीके से मतदाता का आखिरी चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में जिस तरीके से मतदाता को लेकर जिस तरीके के बयान आए थे, उसमें कहीं ना कहीं मुद्दों से भटकाने की कोशिश जरूर की गई थी। लेकिन इस बार जिस तरीके से अभी तक का वोटिंग परसेंट निकल कर आया है, वो बताता है कि मतदाता ने कई मुद्दों को सोचकर, उम्मीदवार को सोचकर, पार्टी के बारे में सोचकर ही अपने वोट का इस्तेमाल किया होगा। क्योंकि लगातार प्रतिक्रिया इसी तरीके की निकल कर आ रही थी कि जो मतदाता है वो कह रहा था कि जो बयान है, चाहे आइटम शब्द का इस्तेमाल हो या तमाम जो शब्द इस बार उपचुनाव में सुनाई दिए, उससे ज्यादा मतदाता ये चाहता था कि उसके क्षेत्र का विकास किस तरीके से होगा, कौन सा उम्मीदवार उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा, और इसी के तहत वोटर ने अब मन बनाकर वोट देने का काम किया है। ठीक है, एक बार जितेंद्र का रुख इसलिए करना पड़ेगा कि जितेंद्र उस इलाके में खड़े हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा में आया, देश भर में चर्चा में आया, बल्कि थोड़ी किरकिरी भी हुई कांग्रेस की उस बात को लेकर। राहुल गांधी को भी खंडन करना पड़ा, जिस शब्द का इस्तेमाल अभी अनुराग ने भी किया। जितेंद्र, वो मुद्दा चला क्या उस तरह से? अगर मैं देखूं जो सामने फिगर है वो तो बताता नहीं कि बहुत दम से लोगों ने वोट किया हो, या एक इस तरह की खबरें आ रही थी कि लोगों ने उसे अस्मिता का प्रश्न बना लिया था। तो अस्मिता का प्रश्न परिलक्षित नहीं होता इतने जो परसेंटेज अभी वोटिंग का है उसमें। जितेंद्र, बिल्कुल प्रवीण जी, क्योंकि ये कह सकते हैं व्यक्तिगत आरोप, व्यक्तिगत टिप्पणी की गई थी, इसलिए जनता को इससे कोई लगाव नहीं रहा और जनता नॉर्मल अपनी तरीके से आई, वोट किया और चली गई। हालांकि जो लोग हैं वो बहुत कम संख्या में अपने घरों से निकले, क्योंकि फसल का वक्त है, लोग किसान अपने खेत छोड़कर नहीं आए और कुछ महिलाएं भी नहीं निकली हैं। इस बार जो है कि चुनाव जो लोगों तक मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए कोई व्यवस्था भी ज्यादा नहीं की गई थी, लोग अपने घरों से नहीं निकल पाए। कह सकते हैं जो एक शब्द को लेकर विवाद छिड़ा था उससे कहीं ना कहीं राजनीतिक विवाद कह सकते हैं, मगर जनता का उससे कोई लगाव नहीं था। इसे देखकर कहीं ना कहीं परसेंटेज पर असर देखने को मिल रहा है। अरुण का रुख एक बार करते हैं। अरुण, किन लोगों के पास थी जिम्मेदारी दोनों पार्टियों में जिस तरह से बांटा? अगर हम इसे हॉकी की भाषा में कहें तो मैन टू मैन मार्किंग की थी दोनों पार्टी ने एक एक सीट को लेके, तो किन बड़े लोगों की प्रतिष्ठा आपको लगता है आपकी टेरिटरी में दांव पर लगी है बीजेपी और कांग्रेस में?
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रतिष्ठा भी दांव पर है, क्योंकि तुलसी सिलावट जो पूर्व मंत्री है वो राइट हैंड है एकदम ज्योतिरादित्य सिंधिया के। इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहाँ पर 4 सभाएं की है और मतदाताओं को फोन करके भी कहा है कि तुलसी सिलावट का सहयोग करिए। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार इस पर नजर बनाए हुए थे, मॉनिटरिंग वो कर रहे थे, के रोड शो भी साथ ही वो मुख्यमंत्री के मतदाताओं से भी अपील कर रहे थे कि बिल्कुल शिवराज सिंह ने भी 4 सभाएं की और सबसे लंबा उन्होंने 25 किलोमीटर लंबा रोड शो यहाँ पर किया था। उसके बाद उन्होंने उनका जो रोड शो था उसके बाद कही उन्होंने माहौल बदलने की भी बात यहाँ पर कही थी। लेकिन मुकाबला बहुत कांटे का है, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशियों ने पूरा जोर लगाया है। यहाँ दिग्विजय सिंह भी सभा करने आए थे, जहां सीएम शिवराज सिंह ने सेमलिया चाऊ से अपना रोड शो शुरू किया था, वहीं पर जाकर दिग्विजय सिंह ने भी सभा की थी। तो कांग्रेस उसी अंदाज में जवाब दे रही थी, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया सभा कर रहे थे, जहां शिवराज सिंह ने सभा की थी वहां कमलनाथ सभा करने गए। पाल कांकरिया गांव जहां पर सीएम शिवराज सिंह ने सभा की, वहीं पर जाकर कमलनाथ ने भी सभा की। तो दोनों ही जो दल थे वो पूरा जोर लगा रहे थे और एक दूसरे पर सही और मात का खेल सभाओं के दौरान भी चल रहा था, क्योंकि जहां बीजेपी के बड़े नेता पहुंच रहे थे वहीं कांग्रेस के नेता भी पहुंच रहे थे। तो एक एक वोट के लिए ये लड़ाई है सांवेर में, और जिस तरह का मतदान हुआ है उसके बाद अब देखना होगा कि कौन इसमें बाजी मारेगा। लेकिन 13 प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में है। मुख्य मुकाबला प्रेमचंद गुड्डू और तुलसी सिलावट के बीच है। 2,70,118 मतदाताओं ने यहाँ पर अपने मत का उन्होंने प्रयोग किया है। सबसे बड़ी बात 23,628 युवा मतदाता जो पहली बार उन्होंने वोट डाले हैं, उनका सब रुझान किस ओर रहेगा, उन पर ज्यादा जोर दोनों ही दलों का रहा है। तो काफी दिलचस्प मुकाबला है। हालांकि आज ईवीएम में इन प्रत्याशियों को भाग कैद हो जाएगा और 10 तारीख को पता लगेगा कि जनता ने किस में अपना विश्वास जताया है, जनता ने किस पर अपने जीत का सहरा वो बांधेगी। मनोज के पास जाने से पहले एक बार अनुराग का रुख फिर से करेंगे, क्योंकि वहां ये समझ रहा होगा अनुराग, जब इस तरह अभी वोटिंग के वक्त जहां पर आप हैं ग्वालियर चंबल के कुछ इलाकों में वोटिंग के वक्त जब इतनी मारामारी है, फायरिंग हो रही है, बंदूकें चल रही हैं, तो ईवीएम की सुरक्षा तो फिर प्रशासन का एक बड़ी चुनौती का काम होगा। और कांग्रेस बीजेपी दोनों नजर रखेंगी कि वो ईवीएम सुरक्षित रह जाए सरकार के अलावा। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले को लेकर भी चंबल के आईजी मनोज शर्मा और कमिश्नर रविंद्र कुमार मिश्रा से भी हमारी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था कि ईवीएम की सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के इंतजाम उन्होंने किए और जिस तरीके से सोमावली सीट में हिंसा की खबरें निकल कर आई, वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। जहां जहां से शिकायतें निकल कर आ रही है वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया जा रहा है और साथ ही मतदान के प्रक्रिया पूरी होने तक, क्योंकि ये आखिरी का कुछ समय होता है जिसमें गड़बड़ी की आशंका सबसे ज्यादा जताई जाती है। तो इस आखिरी दौर में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इस पर पूरी तरीके से नजर रखी जा रही है। और चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ईवीएम को किस तरीके से सुरक्षित तरीके से उनको बंद करके पूरी सील बंद करने के बाद यहां से पोलिंग बूथ से रवाना किया जाएगा, इसको लेकर भी तमाम तरह के इंतजाम किए गए, दिशा निर्देश जारी किए गए। जो अधिकारी कर्मचारी पोलिंग बूथ पर तैनात है उनको ट्रेनिंग दी गई है कि जब तक आखिरी व्यक्ति जो कतार में खड़ा हुआ है उसको वोटिंग कराने के बाद किस तरीके से ईवीएम को बंद करना है, किस तरीके से सील बंद किया जाना है और किस तरीके से उनको जो है रूम तक ले जाना है, लॉक रूम तक ले जाना है और वहां पर जमा करना है। इसके लिए पूरी एक व्यवस्था है। पुलिस बल खासतौर पर, क्योंकि मुरैना चंबल भिंड का इलाका सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाका है, 600 से ज्यादा क्रिटिकल बूथ यहां पर चिन्हित किए गए थे और वहां पर भी बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। तो उन इलाकों के साथ ही जहां पर सामान्य तरीके से पूरी चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो रही है, उन तमाम इलाकों से किस तरीके से ईवीएम को सुरक्षित तरीके से रूम तक ले जाया जाएगा, इसके पुख्ता इंतजाम किए गए और इसको लेकर तमाम अधिकारी कर्मचारी नजर रखने का काम करेंगे। ठीक है, एक बार हम मनोज का रुख और कर लेते हैं। मनोज, जहां पर आप हैं वो किसी इस जो माहौल, इस उपचुनाव के चुनावी माहौल से बिल्कुल परे सीट कहलाई, वो तो वहां पर ऐसा कोई दल बदलू जैसा विवाद नहीं है, वहां कुछ ऐसा खींचतान जैसा मसला नहीं है। तो वहां किस आधार पर, क्या एजेंडे रखे वोटर ने, किस आधार पर वोट कर रहा है? ब्यावरा की बात कर रहा हूं मैं। इस समय में उस ग्रामीण पोलिंग बूथ में हूं जहां पर करीब 500 से ज़्यादा मतदाता हैं, लेकिन अभी करीब 80% मतदाताओं ने यहां पर
वोट अपना डाला हुआ है और यहाँ पे कुछ मतदाता, क्या एजेंडा था आप लोग का, यहाँ पे क्या समस्याएं थी आपकी? सर कोई समस्या नहीं है, बढ़िया चल रहा दिन भर। किस मुद्दे को लेके आप वोट डाल रहे हैं? सर हम तो बहुत एक ही पार्टी में डाल रहे हैं। अच्छा, बीजेपी वाले अपन। दद्दू, आप किसान हैं, क्या कोई समस्या है आपको जिसको मुद्दे को लेके वोट डाला आपने? क्यों वोट डाला? डाल दियो बीजेपी को। बीजेपी को क्यों डाला? कुछ मुद्दा होगा ना? नहीं था? आप बताइए दद्दू, क्या कोई समस्या आपके क्षेत्र की विधानसभा की? रोजगार बड़ा मुद्दा है? और क्या है तो समस्या है, आप बताइए। अरे मारो घर, यही तो भोलापन है वोटर का, जिसका फायदा राजनीतिक दल उठा लेते हैं। आऊंगा मनोज आपके पास, एक बार शरद का रुख करते हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। शरद, क्या सूरत हाल, दिन भर में क्या देखा आपने, जरा एक बार विस्तार से न्यूज 18 के दर्शकों के लिए बताइए। बिल्कुल, देखिए अगर अभी के अपडेट की बात करें तुरंत, तो एक नया अपडेट ये आया है कि ग्वालियर पूर्व से जो प्रत्याशी हैं बीजेपी और कांग्रेस के, यानी कि मुन्ना लाल गोयल और सतीश सिकरवार, उनको नज़रबंद किया गया है एसपी ऑफिस में। और एहतियातन ये कदम उठाया गया है, उसकी वजह ये भी है कि यहाँ बारादरी के पास जिस मतदान केंद्र पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर सुबह में कुछ कहासुनी हो गई थी दोनों पक्षों की ओर से इसी गेट के ठीक बाहर में। उसके बाद प्रशासनिक अमले को पूरी तरीके से यहाँ आना पड़ा और एहतियात के तौर पर उनको नज़रबंद किया गया है। हालांकि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना की खबर अभी तक नहीं है। जहाँ तक बात देखने की है, तो एक बात इस राहत की बात यही है कि ग्वालियर से अप्रिय घटना खबर नहीं आई। ये कि मतदान, एक सवाल मेरा ले लीजिए शरद, वहां अभी तक जो 4 बजे तक के आंकड़े मेरे साथ यहाँ टेबल पे रखे हुए हैं, जो 5 बजे तक के जल्दी अपडेट हो जाएंगे, जैसे अरुण ने करेक्ट किया, आप भी अगर करेक्ट कर सकें तो ये तो बहुत कम बता रहा है आपका ग्वालियर ईस्ट। 35.23%। तो मुन्ना लाल गोयल और सतीश सिकरवार दोनों वोटर को खींच के लाने में सफल नहीं हो पाए क्या घर से? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा। हालांकि ये जो परसेंटेज है वो 3 बजे तक का है, उसके बाद का तकनीकी तौर पर मुझे लगता है कि अभी अपडेट होगा और जैसे ही आएगा हम अपने दर्शकों को भी बताएंगे। लेकिन अगर हम 2018 से तुलना करें अभी के उपचुनाव की, तो 2018 में भी जिन 3 सीटों पर अभी उपचुनाव हो रहा है, यानी कि ग्वालियर, ग्वालियर पूर्व और डबरा, उनमें से ग्वालियर पूर्व में जो मतदान का प्रतिशत था वो सबसे कम था, करीब 58% के आसपास था। सबसे ज़्यादा 68% के आसपास डबरा में था और ग्वालियर विधानसभा में 62% के आसपास था। तो पिछली बार भी कम वोटिंग प्रतिशत रहा था, लेकिन हाँ, इस बार 3 बजे तक के आंकड़े भी अगर 35% के करीब हैं, तो आखिरी के 3 घंटे में क्या ये पुराने आंकड़े को भी छू पाएगा, ये देखना होगा। क्योंकि वाकई में जो मतदाता हैं, हालांकि अभी भी मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि अगर वो दिखाएं तो कुछ मतदाताओं के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। हालांकि 1-1, 2-2 करके आ रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जो मतदाता हैं वो घर से शायद यहाँ ग्वालियर पूर्व के बारे में अगर हम बात करें तो कम ही निकले हैं, और उसके पीछे की वजह हो सकती है कि जो दोनों पार्टियां हैं वो मतदाताओं को घर से बाहर निकालने में थोड़ा सा पीछे रह गई हों, और उसकी एक और वजह कोरोना का काल भी है। इससे पहले दरअसल आप शरद, ग्वालियर तो पावर हाउस है बीजेपी और कांग्रेस। अब कांग्रेस से हालांकि अब नहीं बचा, बीजेपी के लिए पावर हाउस है। कई बड़े नेता वहीं उसी इलाके से आते हैं जो पूरी तरह से, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, कि पार्टी की दशा और दिशा भी तय करते हैं। तो उस इलाके में जहां पर आप खड़े हैं, वहां के महत्वपूर्ण वीआईपी वोटर कौन कौन है? बिल्कुल, देखिए यहाँ के जो वीआईपी वोटर हैं वो सबसे बड़ी हस्ती जो ग्वालियर चंबल इलाके में मानी जाती है, जिनका आज हमने उनसे संवाद भी किया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने यहीं पर अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया। उन्होंने और उनके परिवार के जो सदस्य हैं उन्होंने भी किया। जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं मुन्ना लाल गोयल, उनका भी जो वोट है यहाँ अगर देखा जाए तो उन्होंने भी अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था, लेकिन उनका जो वोट है वो जयविलास पैलेस के ठीक सामने ही AMI शिशु मंदिर स्कूल है, वहाँ, वो भी ग्वालियर पूर्व विधानसभा के तहत ही आता है, वहाँ पर उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। और ग्वालियर पूर्व से ही पहले विधायक रह चुकी पूर्व मंत्री माया सिंह, उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र से अगर VVIP में देखा जाए तो पूर्व मंत्री जयभान सिंह। रोकूंगा शरद, हम सुशील का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी सुशील कौशिक, उनके साथ मेहगांव के जो उम्मीदवार है कांग्रेस के हेमंत कटारे वहां पर मौजूद है। मेहगांव में सबसे ज्यादा प्रत्याशी मैदान में है। सुशील, बताइए क्या हाल है, और थोड़ा हेमंत जी से बात करिए कि कितने आशान्वित है वो अपनी जीत को लेकर।
बिल्कुल प्रवीण जी, देखिए भिंड जिले की गोहद और मेहगांव दोनों सीट पर आज चुनाव हुए हैं और दोनों ही जगह कांग्रेस के प्रत्याशियों ने फर्जी मतदान की और प्रशासन द्वारा अनैतिक दबाव की आरोप लगाए और शिकायतें भी की। हमारे साथ मेहगांव से कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे हैं, जिनके सामने ओपीएस भदौरिया बीजेपी के जो राज्य मंत्री हैं। हेमंत से खुद बात करते हैं। हेमंत जी, किस तरह का सिनेरियो रहा आज का मतदान का और किस तरह के क्या हालात है आपके विधानसभा क्षेत्र में? बड़ी टक्कर है आपके लिए। देखिए, आज के चुनाव में लोकतंत्र की पुनः हत्या की गई। पहले तो ये चुनाव किया गया लोकतंत्र की हत्या करके, और जब चुनाव हुआ तो उसके बाद फिर से मतदाताओं के अधिकार को छीन करके लोकतंत्र की हत्या की गई। मतलब लगभग 100 से अधिक ऐसे गांव हैं जहां पर फर्जी मतदान करवाया गया और बूथ कैप्चरिंग करवाई गई और उसकी निरंतर शिकायतें की गई। लेकिन दुर्भाग्य है, जब प्रशासन ही बूथ कैप्चरिंग करवाने पे उतर गया है और प्रशासन का खुलेआम संरक्षण रहा, तो उसके बाद आम मतदाता कैसे करेगा? लिस्ट बना के पोलिंग एजेंटों को उठाया गया और मंत्री ओपीएस भदौरिया और उनके रिश्तेदारों को खुली छीट दी गई। वो खुल के गुंडागर्दी मचाएं, उनके जो जुर्म है सामने देख के भी नकार दिए गए, थाने पे बिठाया गया, फिर भी छोड़ दिया गया। ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर्स द्वारा आरोप लगाया गया उनके भतीजे के ऊपर, रिंकू भदौरिया के ऊपर, कि वो बूथ कैप्चरिंग का कुछ प्रयास कर रहे हैं और छीना झपटी कर रहे हैं पोलिंग के। उसके बाद भी उनको पकड़ के छोड़ दिया गया। वहीं दूसरी ओर मेरे भाई को बिना किसी आरोप के पकड़ा गया और दिन भर पकड़ के रखा गया। ओपीएस भदौरिया हो, दिन भर पोलिंग पे घूमते रहे। केपी सिंह भदौरिया है, दिन भर यहाँ से वहाँ सारी पोलिंगों पे घूमते गए। और बीजेपी के लोगों ने भी इसी तरह के आरोप लगाए कि आप लोगों ने भी जो है, लेकिन जो हेमंत कटारे प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं सुशील, ये पूछिए कि अगर फिर ऐसे अभी जो मेरे पास फिगर है जो सब लोग कह रहे हैं कि 3 साढ़े 3 बजे तक का है, तो 50% जो वोटिंग हुई तो वो क्या फिर पूरी बूथ कैप्चरिंग में डाल दी क्या बीजेपी ने? ये उनको आशंका है। हेमंत जी, आपके यहाँ 50% के लगभग वोटिंग हो चुकी है अभी थोड़ी देर पहले जो जानकारियाँ थी, तो जिस तरह से आप कह रहे हैं, तो क्या ये जो वोटिंग हुई है इसमें क्या आपको लगता है कि फर्जी मतदान या बूथ कैप्चरिंग जैसी हालात की वजह से इस तरह का हुआ है? नहीं, निश्चित रूप से आप जहां जाके देखेंगे गांव-गांव में बूथ कैप्चरिंग चल रही है और जहां पे बूथ कैप्चरिंग नहीं हो पा रही है गुंडों के द्वारा, वहां पे पुलिस जाके सहयोग कर देती है, वो कांग्रेस के एजेंटों को उठा लेती है वहां से। उसके बाद खुली छूट दे देती है बूथ कैप्चरिंग करने की। सुबह 9 बजे से 9:30 बजे से वीडियो वायरल होना शुरू हो गए थे, जिसमें कि जो मतदान करके आ रहे थे लोग, उनके हाथों पे स्याही नहीं लगाई जा रही थी नियम के, जो कि विरुद्ध है, और वही लोग फिर से जाते थे, फिर मतदान, मतलब एक आदमी 10-10, 20-20 बार आराम से मतदान किया। और उसके बाद कई जगह पेटी तोड़ने का प्रयास किया गया और गुंडों की खुली टीम, मतलब 100 लोगों की टीम जो है वो जा रही थी अलग अलग जगह पर जाकर के। पहले एक जगह मशीन तोड़ी, फिर दूसरी जगह मशीन तोड़ने का प्रयास किया, दूसरे गांव में प्रभावित करने का प्रयास किया, और पुलिस जो है आंख बंद करके उनके पीछे चापलूसी करके घूमती रही। गुंडे जो चाहे जो मर्जी आई उन्होंने किया, खुलेआम हथियार चले जिसके वीडियो है सामने, लेकिन पुलिस सिर्फ खोखे बरामद करके रह गई, ना उनसे हथियार बरामद कर पाई और ना गुंडों के विरुद्ध कोई कार्रवाई कर पाई। सही बात तो यह है कि पुलिस के ही संरक्षण में ये सारी चीजें चलती रही। अरे जो मतदान का प्रतिशत है अभी और बाकी मतदान है, इसके अलावा जो लोग ठीक है, आप सुशील माफ कीजिए, वक्त एक ब्रेक का, लोग भी मतदान करेंगे। तो इस देख रहे हैं न्यूज 18 पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार इलेक्शन, मतलब न्यूज 18 आप देख रहे हैं 28 सीटों का जो उपचुनाव, उसका सूरत हाल क्या है। और ये आरोप तो इस तरह से चलते रहते, प्रशासन की जिम्मेदारी है, अगर इसमें सच्चाई है तो वो इसकी जांच करे। वक्त एक ब्रेक का है, बहुत जल्दी गए और यूं वापस आते हैं।